आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग आज भी यानी कि संडे के दिन भी हम लोग पीआईबी देख लेते हैं, यानी कि हम लोग आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं। हर एक टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है वही टॉपिक्स के रिगार्डिंग आर्टिकल्स हम लेके आते हैं, उसको हम बेसिक प्लस करंट अफेयर्स को बैलेंस करते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और जो लोग जुड़ चुके हैं, आप थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे सेशन को, और भी लोगों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये जो सेशन है, हमारा ये भी सेशन 50 और 50 नहीं 100 तक लाइव वॉचिंग जाए। और अगर ये मतलब ऐसा होता है समथिंग कुछ, तो एक मोटिवेशन मेरे लिए बनेगा आपके लिए, और भी हम हार्डवर्क करना चाहेंगे। वैसे हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम अगर हार्डवर्क नहीं होते तो संडे को नहीं लेके आते। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि 6 AM जो है ना, ये अगर टाइम कोई आपसे पूछे ना, तो उस टाइम की जगह आप पीआईबी की क्लास का नाम ले, तो आपसे कुछ गलती नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास हम डेली रखना चाहते हैं एक कंसिस्टेंट की तरह। एक होता है ना कि आप कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंट करते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है अल्टीमेटली। तो ये भी जो सेशन है आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और रिसेंटली हम लोग स्टार्ट किए, बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मंथ तो हो चुके हैं इसके पूरे। 1 मंथ कुछ दिन हुए हैं, मतलब 40 डेज भी नहीं मान के चल सकते हैं, लेकिन 1 मंथ अप्रॉक्स हो चुके हैं 30 डेज। तो 30 डेज में हम लोग ये कुछ माइलस्टोन हम लोग अचीव किए हैं। अब ये चाहते हैं कि ये माइलस्टोन डबल ट्रिपल, जो फोर्थ, ये तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए। और इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो हेल्प है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शेयर करने में, आपके सेशन को आप डेली इस टाइम में जोड़ते हैं। और कुछ लोग क्लास के बिहाफ क्लास के लिए सिर्फ आते हैं कि हाँ यस हमें क्लास करनी है और क्लास के नोट्स बनाने हैं, और आई होप कि नोट्स बना भी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, कोशिश करेंगे आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा हम लोग 3 से 4 आर्टिकल कवर करने का। और आपके रिक्वेस्ट से ही जो आर्टिकल्स, मैं याद तो नहीं आ रहा नाम, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स अधूरे थे उसे हमने पूरा कर दिया कल के रेट में। आई होप कि आपने देखा होगा, और देखा होगा तो आप जरूर कुछ अपने फीडबैक देंगे, ताकि आपके कमेंट्स ऐसे नहीं हो कि आपके कमेंट्स बस एक पढ़ लिया जाए और छोड़ दिया जाए। आपके कमेंट्स के ऊपर फोकस होती है, और क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का भी नीड बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल बात कर चुके थे कि ये हम स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन हालांकि टाइम थोड़ा सा कम था, टाइम कंस्ट्रेंट के कारण इसे हमें थोड़ा पेंडिंग करना पड़ा, इसे मैं आगे टाल देना पड़ा। तो आज वो टाइम है, यानी कह सकते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और क्या है मुद्दा, इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपके एग्जाम, ऐसा नहीं कि फालतू की इधर उधर बातें करेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को उसी के रिगार्डिंग, उसी के लिए हम एग्जाम्पल देंगे, ना कि वो फैक्ट्स ना फिगर्स वो बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आ, हम बारीक से बारीक चीज इसको हम डील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा और क्या आ सकता है, तो इसके लिए आप पूरे ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं कि इस क्लास में जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आप बिलीव कर सकते हैं। और एक बात और, किसी ने हमसे पूछा ये भी था कमेंट में कि सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स के लिए दिक्कत हो रही है। नोट्स, एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे हम पहले भी 12 बोल चुके हैं, मेरे क्लास के नोट्स इसलिए दिक्कत हो रही होगी क्योंकि पीडीएफ अभी हम दिए नहीं है। और जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से देख कर भी अगर आप नोट्स को कंप्लीटली आप बोल सकते हैं यहाँ से लिख नहीं सकते हैं। हाँ, यहाँ मेरे पीडीएफ का हेल्प आप लीजिए, लेकिन जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं उस वर्ड को, शॉर्ट नहीं करेंगे उसको, क्रिस्प नहीं करेंगे, सिंपल नहीं करेंगे, तब तक वो हाथ का नोट्स नहीं होता वो। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप बना रहे हैं, आई बिलीव कि नोट्स आप लोग सब लोग बना रहे होंगे अच्छे से, बस इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से शॉर्ट करना है। हम क्यों बार बार फोकस करते कि शॉर्ट कीजिए शॉर्ट कीजिए, मतलब ये आई होप कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पक्का नहीं आएगा समझ में कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा विश्वास ये भी है कि जिस टाइम आपका प्रीलिम्स हो जाए अगले साल, उम्मीद करेंगे ठीक है कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, जब मेंस के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, उसके लिए जो लोग मेंस के लिए बैठेंगे ना, वो लोग हमें याद करेंगे एक बार कि अब याद आया कि सर क्यों बोलते थे। ठीक है, तो सारा कुछ प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि हवाई हवाई में सब कुछ बोल दिया, प्रैक्टिकल है, खुद के ऊपर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमने चीज़ों को निकाला कि हाँ ये चीज़ तो होना ही चाहिए, ये टॉपिक कवर करना ही चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन करना ही चाहिए, एनसीईआरटी जो है वो चीज़ें पूछते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर आप बोलते सिलेबस वो करना ही चाहिए। कुछ कुछ ऐसे जो करना बिना किए काम नहीं चलेगा, टेस्ट सीरीज करना ही नहीं, करना ही करना चाहिए।
नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो करना चाहिए, प्लस आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू वो भी करना चाहिए, लेकिन खुद से टाइम 2 घंटे रखिए, घड़ी सामने, सेम इन्वायरमेंट, रूम बंद। ऐसा नहीं क्लास में आए एमसीक्यू किए जा रहे हैं, मेरा आंसर ए, वो भी आपके लिए है, लेकिन आपको रियल टाइम में वीडियो से क्लास नहीं होगी। इसलिए जब भी एमसीक्यू क्लास के अलावा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, खासकर वो रियल प्रैक्टिस होगा। क्लास के में जो एमसीक्यू करवाए जाते हैं, ये आप तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, इसमें हम फोकस नहीं, इसमें हम ना फोर्स करेंगे ना कुछ बोलेंगे। लेकिन क्लास के बाद का जो प्रैक्टिस है एमसीक्यू वो नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपका प्रीलिम्स भी नहीं होने वाला है। अब बोले बद्दुआ दे रहे, बद्दुआ नहीं है, ये चीजें कंपलसरी है, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए, क्या है टॉपिक, ये टॉपिक आपका नेटवर्क, या हम इसको हिंदी से बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एक इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स? एक सूचकांक है, 2022 में ये रिलीज किया गया, किसने किया हम भी बात करेंगे। लेकिन ये आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स या हिंदी में नेटवर्क तैयारी जो सूचकांक है 2022, ये रिलीज किया गया। किसके तरफ से, ये तो हम अगले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या, है ना। तो हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति, अपनी जो पोजीशन है, ये 6 स्थान सुधार किया है और अब इसे 61वें स्थान पर रखा गया है। देखिए, आपके लिए रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए ना प्रीलिम्स के लिए बोलेंगे, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे इंडेक्स को कौन रिलीज कर रहा है, कौन इसको पब्लिश कर रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वनडे एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप, ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस 61वें स्थान पर गया है, ठीक है, 6 स्थान ऊपर पहुंच गया। लेकिन क्योंकि हमने एक बहुत लंबा टाइम यूपीएससी के जो एग्जाम है प्रिपरेशन के साथ में प्लस टीचिंग के साथ में हमने बिताया है, तो उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, डेटा, लेकिन कौन रिलीज किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं, अगले स्लाइड में हम बात करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले हम ये बात करेंगे कि ये किस पेपर में आएगा, पेपर 3। क्योंकि नेटवर्क की जो बात करते हैं, ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो होती है उसके, उसका ही पार्ट है, और उसमें कवर होगा, ठीक है। क्या इसमें है, पहले एक चीज समझना चाहिए हमें आगे जाने से पहले, कि ये जो आपका पॉइंट है नेटवर्क रेडीनेस, जो आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो सूचकांक है किसको लेके निकालता है, क्या चीज देखता है वो निकालता है ना। क्वेश्चन उठ रहा हो दिमाग में, इसको समझते हैं। तो कुछ बेसिक बातें, उसको फिर हम आगे बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें ये कि ये 4 जो पिलर है, 4 जो बोल सकते हैं कि इसके स्टेप्स हैं, और 4 स्टेप्स से होकर ये अपनी इंडेक्स को तैयार करता है। यानी कि 4 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखते हुए, इसका रिव्यू करते हुए, इसका एनालिसिस करते हुए ये अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है। वो 4 पॉइंट है क्या, वो 4 पॉइंट आपका है प्रौद्योगिकी, लोग, लोग यानी पीपल हो गया, शासन और प्रभाव। ये वाले बड़ा शॉर्ट में लिखे सर, ये मतलब इतनी शॉर्ट में, हाँ बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आपको बस ये कॉन्सेप्ट लेना, आपको मेंस में ये सब लिखना भी नहीं पड़ता है। जो मेंस में लिखना होगा ना, उसको हम पूरा लिखते हैं, बस सेंटेंस नहीं, उस पॉइंट पूरा लिखते हैं। अब जैसे हमें, आपको मालूम है कि यहाँ पर, चलो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हम बोल दिए, लोग, शासन, इसके साथ कुछ और एक वर्ड हो सकते थे, यस, लेकिन हमने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि आपको बस ये दिमाग में रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन जहाँ मेंस का कुछ पॉइंट आया, कुछ भी जजमेंट, कुछ केस आया, तो उसको हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके मेंस के एग्जाम में, पेपर में वो इम्प्रिंट होगा, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ये इंडेक्स रिलीज कर रहा है, उसका नाम अभी खुलासा नहीं करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ये जानते हैं कि ये इंडेक्स क्या देखकर और क्या देखती है, और इंडिया का रैंक इसमें 6 स्थान ऊपर कैसे पहुंच गया, इंडिया ने कौन सी ऐसी बड़ा तीर मार दिया, है ना, ये भी आप सोचते होंगे। तो ये जो इंडेक्स है ना, नेटवर्क, भले ही क्या नेटवर्क, इंडिया में जो दूर संचार कह सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या फिर इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, इसे आप कह सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी, टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार, इसकी जो सुविधा है, इसकी जो फैसिलिटी है, अगर ये कितने प्रभावी रूप से काम कर रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितनी आसानी से पहुंच रही है, कितने लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, कितने लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, कितने लोग तक ये पहुंचा ही नहीं है, कितने लोगों तक ये जो इसकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो पूरी जो सुशासन है, गवर्नेंस है, नेटवर्क को
मतलब कंट्रोल करने का, इसको रेगुलेट करने का, पूरे इंटरनेट को, सिस्टम्स को एक प्रॉपर तरीके से चलाने का, ये जो पूरा चीज़ है इसको देखते हुए, समझते हुए, इसकी स्पीड से लेकर, इसकी इम्पैक्ट से लेकर, इसके इफेक्ट से लेकर हर कुछ देखते हुए ये इंडेक्स तैयार की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स में आते हैं। प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अभी तो 5G आ गया है ना, इस हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये पायलट बेसिस पर, हम लोग ये पायलट बेसिस पर क्या बोल, मतलब क्या हुआ, टेस्ट बस हुआ है। क्योंकि और हमने ये भी कहा था कि इसमें कितने चैलेंजेस आने वाले हैं, कितने नहीं आएंगे। नाविक सिस्टम, जो नाविक नेविगेशनल सिस्टम हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी भी ये फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट नहीं, क्योंकि इंडिया का रेंज कितना है, 1500 किलोमीटर तक का रेंज है अपना जो जीपीएस, जो होने वाला जीपीएस है ना। तो ये भी हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो है, लेकिन अभी वर्क में नहीं आया है। अभी ये वर्क में आए नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास्ट मेरे पीआईबी क्लास को देखे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम साइंस से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक, हिस्ट्री, हर एक टॉपिक्स को यहाँ उठाया, और बस उस चीज़ से कहीं कि हमें लिंक बस करना पड़ रहा है कि हमने प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो हमने थोड़ा सा अचीव किया, 5G बस आ चुका है, लेकिन हम लोग हर कोई इसको यूज नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये सभी के लिए एक डेडलाइन दिया है आपका 1 जनवरी 2023 तक में, कि जितने भी अब नेक्स्ट जो भी मोबाइल बनेंगे उसमें नाविक का एप्लीकेशन होना चाहिए। जीपीएस का होता है, गूगल मैप होता है, उस तरीके से गूगल मैप हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड में नाविक का होना चाहिए। व्हीकल्स में आना स्टार्ट हो गया, लेकिन सब में अभी तक नहीं हुआ है। तो ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, फुल फ्लेज तरीके से हम लोग इसको अभी तक सब लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत बड़ी चैलेंज आने वाली है। तो कुछ तो हम लोग स्टेप उठाए हैं, लेकिन फिर ये बहुत पीछे है। 61वां रैंक है, 61 बहुत अच्छा रैंक नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 6 स्थान लोग ऊपर पहुंचे, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप्स है। लोगों का, कितने लोग इसमें जुड़ पा रहे हैं, लोगों को अगर मालूम ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को जागरूक ही नहीं है कि मेरे पास ये कुछ टेक्निक है, मेरे पास कुछ ये टेक्नोलॉजी है, ये मालूम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी, इसको देखते हुए, शासन को देखते हुए, यानी गवर्नेंस को, आप सब कुछ कर लिए, ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी लिया है, ठीक है, 5G आपने लिया है, प्लस नाविक भी आपने ऑलमोस्ट लिया है। ये नाविक में आपने देखा कि हमने जब बात किया था इसमें 8 सैटेलाइट को छोड़ा गया है ना। 8 में भी एल बैंड और एस बैंड के बारे में बात किए थे उसमें। जो लोग क्लास देखे नहीं, टॉपिक वाइज पूरा पीआईबी की क्लास रखी हुई है, जाइए टॉपिक वाइज देखिए कि नाविक का टॉपिक ऊपर थंबनेल में दिख जाएगा, वहां जाइए, एंटर हुई, देखिए उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने क्लास में एक बस एग्जाम्पल लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस ये इतना बिलीव होगा कि आप पहली वाली को थोड़ा बहुत समझे होंगे और रिविजन कर रहे होंगे, ताकि आप रिकॉल कर सके। थोड़ा बहुत ये समझा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा, लेकिन हल्का फुल्का लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि उसमें भी एक अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नाविक में कि एक सैटेलाइट जो है ना, एक नहीं, अभी दो सैटेलाइट जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा है। उसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो सैटेलाइट, एक कुछ सैटेलाइट फंक्शन ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे इशू आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस का इशू है, अब यहाँ पर जो नेटवर्क जो कभी कभी कट जाता है, आप कभी कभी कॉल करते हैं और कॉल करने टाइम में हेलो हेलो करते रहते हैं, मालूम चला कि कॉल कटा हुआ है, तो ऑटोमेटिक कॉल कटिंग जो होती है ना, ये वाला भी बड़ा एक गंभीर इशू हो सकता है। तो ये सब इशू को देखते हुए, शासन को देखते हुए, प्रभाव इसका क्या है, नहीं 5G आ गया है, इसके क्या अब रियल मायने में इसका इम्पैक्ट कुछ इंडिया में देखा गया, ये सब कुछ देखते हुए ये चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके इम्पैक्ट किस में होंगे, इसके इम्पैक्ट जो हमारे डेली लाइफ में, जो भी बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, ये किस तरीके से प्रभाव में डालने वाला है, या लाने वाला है प्रभाव, या किस तरह बदलाव लाने वाला है, ये सारे जो बात है ना, ये चीजें इसमें देखते हुए, एनालिसिस करते हुए इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। तो 4 यहाँ पर फैक्टर है, 4 इसको बोल चुके हैं, और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये जो इंडेक्स है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, वो आपके रिलीज किया गया। एक तो ये हो गया आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अगर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि उसमें सेंटेंस में बना के, एक सेंटेंस बना के पूछ लिया जाएगा आपसे कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है ना, ये 5 पिलर पर काम करती है। तो आप बोलेंगे 5 तो नहीं था, वो तो 4 ही था। और टफ पूछेगा तो ये चारों में से 3 का नाम देगा, एक का नाम कुछ और दे देगा। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि चारों को जहां हम बोलेंगे इसको लिख के इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कर लीजिए।
यकीन मानिए कर लीजिए, ये आपको एग्जाम के टाइम में फिर आप सोचेंगे सर की बात मान ली होते हैं, बड़ा फायदा करता है ना। अब इसको रिलीज कौन करता है, इस इंडेक्स को बनाता कौन है, तो एक गैर लाभकारी, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, यानी किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक जो बॉडी है, एक निकाय है, और इस निकाय का नाम क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पोर्टुलेंस। पोर्टुलेंस मतलब लेंस करके बोलेंगे, एल ए ही है लेकिन लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो पोर्टुलेंस जो है ना इंस्टीट्यूट, ये रिलीज करता है। ये नाम याद नहीं रहता है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसके जरिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे लोग को क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं, पीपल पी हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से जो टी, यहाँ से पोर्ट्यू, टेक्नोलॉजी हो गया, ये कैसे हम बनाए थे इसको। फिर आपका हो गया जी, तो नहीं जी तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाव यानी पी हो गया, तो पी ई, पीटी यहाँ से हम जोड़े थे, यहाँ से पीटी करके, और यहाँ से जो आपका गवर्नेंस है, गवर्नेंस, और आपका इम्पैक्ट, ठीक है। पीटी जी आई टैग जो होता है जी आई टैग, तो पीटी यानी कि आप इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, आई से आपका इंस्टीट्यूट, यस याद आ गया। तो अगर आप पोर्ट्युलेंस इंस्टीट्यूट अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आप इसको इंग्लिश वाले पहला जो कीवर्ड होता है पीपल आप कर लीजिए, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, जो जी है कोई दिक्कत नहीं, दिमाग से निकलेगा, लेकिन आई तो रहेगा ना, आई तो रहेगा ना। या पीटीआई कर लीजिए, पीटी तो आपको मालूम होगा, प्रीलिम्स वाला पीटी हम बोलते हैं, पीटी पीटी, तो ये पीटी वाला हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जो हम अगर बोल रही है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यकीन मानिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें मतलब खुद के एक्सपीरियंस से, मतलब 5-6 साल हमने इसके बिताए, इसके पहले एनालिसिस का बहुत सारा टाइम, तो उसके आधार पर बोल सकते हैं कि अभी का जो ट्रेंड जो चल रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहल क्या है, इसमें आप बोले से इतना ही है, यस इतना ही कुछ है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। इंडिया में इंप्रूवमेंट हुआ, जो कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल में के तौर पे देख चुके हैं। नाविक की हम बात करें, या फिर हम बात करें हमारे पास में या जो साइबर सिक्योरिटी है, इसके रिगार्डिंग भी काम चल रही है। इसके बाद हम लोग ये भी देखें कि जो सैटेलाइट है हमारे पास में, जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, इसके पहले हम लोग ऑगमेंटेड जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, एजीएलवी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें काम कर चुके हैं। तो आपने देखा हो कि मतलब डेवलपमेंट और जो इसका जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी होता आ रहा है ओवर द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। भारत ने कौन कौन से स्टेप लिए इसको देख लेते हैं। भारत नेट स्टार्ट किया गया, नेटवर्क की जो बोल सकते हैं कि स्पीड को बढ़ाने के लिए, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए भारत नेट, दूर दराज एरिया तक जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये आपका बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ये भी स्टार्ट किया गया। आप बोलेंगे सर ये सारा जो भारत यानी सरकार की जो पहल है, आप याद कर सकते हैं, सब कुछ याद नहीं करनी है, लेकिन हमें, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब खुराक दे देना है, ताकि आप उससे से उसमें से कुछ लीजिए अपने एग्जाम में यूज करना है। लेकिन डेली आंसर राइटिंग आप करते हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि अब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चलती सब कुछ बातें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक आंसर राइटिंग का जो सेशन है वो होना चाहिए एक, इसमें से यहाँ पर हम चाहे पेपर 1 GS1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, है ना, इवन की ऑप्शनल PSI जिनका होगा उसमें भी हम, तो इसके लिए आंसर राइटिंग का जो सेशन है वो हम सोच रहे हैं वो लेके हम आए, और बिल्कुल उसको भी हम लोग टू द पॉइंट लेके आएंगे, ताकि आपको मालूम चले कि यस जो क्वेश्चन हम ले आए, एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अगर स्टार्ट हुई तो किस तरीके से मतलब कुछ होने वाला है। क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन, और नीचे जो गिवन होगा, नीचे आपका टू द पॉइंट गिवन होगा। क्या मतलब ये कि क्वेश्चन अगर ये रहा, ठीक है, समथिंग कुछ ये रहा, एक साइड में से इंग्लिश से हिंदी भी है, इस तरीके से पॉइंट भी होगा, यानी कि जो इंग्लिश से करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, उसके लिए भी समथिंग कुछ इस तरीके से पॉइंट होगा। इंट्रोडक्शन लिख दिए, अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे, तो वहां पर भी सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस छोटा सेंटेंस, क्योंकि बस ये फॉर्मेट यहाँ तैयार करेंगे, फॉर्मेट आपको दिखाएंगे, ये फॉर्मेट आप यहाँ यूज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के लिए क्या आप जो पॉइंट है, जो कंटेंट है आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज करेंगे, कहाँ एग्जाम्पल रखेंगे, ये हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जो पीपीटी है वो यूज करेंगे, और कुछ परसेंटेज 30-40 या 20% तक में ये आपका कुछ हैंड रिटेन होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ एड ऑन करने के लिए, ठीक, तो ये हम सोचे, और ये एक क्लास में सभी पेपर का हम करवा देंगे, अगर ये हमें अलाउ होता है तो आप इसके लिए ना, आप जो गूगल फॉर्म नीचे जो दिया हुआ है ना, आप उसमें ना फिल कर देना कि एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट किया जाए, और अगर आप नाम रेफर करेंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा कि आप नाम रेफर कर दीजिए। और मेरी एक स्पेशलिटी यही है कि चारों जो पेपर है इवन के निबंध के लिए,
वो एक क्लास आपके लिए कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारे क्लास चलते हैं, तो एक क्लास में अगर आपका आंसर राइटिंग चल रहा है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये हम सोचिए, तो आप गूगल फॉर्म जो नीचे गूगल डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप फिल कर देना, अपनी क्वेरीज लिख देना कि आंसर राइटिंग सेशन जो आप किस फैकल्टी से आप करवाना चाहते हैं, पूरी मतलब चारों पेपर का, ठीक है। 1 घंटे का क्लास होगा, उसमें से डेली हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मार्क चलते हैं समझाते हुए, और पेपर चेंज करते हुए, कभी GS1 का कर लिए, 2 का कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग इसमें स्ट्रांग होगी। वही यही काम आएगा, यही काम आता है एग्जाम में, रियल मानी। भारत नेट हो गया, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन हो गया, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, ये भी आपका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। सरकार का जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ये भी आपका इस दिशा में बोल सकते हैं एक स्टेप है, कदम है जो कि उठाया गया। राष्ट्रीय AI क्या होता है? आर्टिफिशियल पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI वही है। तो AI पोर्टल बनाया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि जो इंटरनेट को का जो यूज हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो उस AI के जरिए मतलब उसमें और भी कुछ डेवलपमेंट और भी कुछ उसका विकास कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग पोर्टल बनाई गई है। आगे चलते हैं और अगला आर्टिकल हम बात करते हैं। देखिए, अगला आर्टिकल आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के रिलेशंस के बीच का है। अगर आपने कुछ मंथ पहले अगर करंट अफेयर्स अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू हो रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो आपने सुना होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इसको हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एकता आप बोल दीजिए, एकता, अगर आप याद करना चाहते हैं एकता, तो एकता बहुत पहले साइन हुआ था, लेकिन अब जो है ना फुल फ्लेज तरीके से अब वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब अभी ऐसा क्या हो गया कि अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वहाँ की जो पार्लियामेंट है, मतलब वहाँ की जो हाउस है, उन्होंने वहाँ से जो अपर हाउस जो बोलते हैं यहाँ का जो राज्यसभा, तो वहाँ से ये जो आपका एक विधेयक जो वहाँ वहाँ भी होता है, कैसा नहीं, सरकार ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो भैया सबसे सभी MP से पहले एक बार पूछ तो ली जाए, एग्री तो है ना, तो वहाँ से एग्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी लोग, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब ये स्टार्ट होगा, अब बोले सर ये स्टार्ट तो होगा, लेकिन दोनों देश के बीच में कौन सी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर है वो तो बताइए। तो पहले देख लेते हैं ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंड ऑस्ट्रेलिया ECTA को मंजूरी दी। किस में आएगा खुद सोचिए, GS2 का पार्ट, IR का पार्ट होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध का ये पार्ट होगा, यस होगा, है ना। आते हैं कुछ पॉइंट पे हम बात करते हैं, और मेरे पास इतना ही पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आपको हम एक बहुत ब्रॉड एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जो नॉलेज वो हमको देना चाहते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो भी आपका इकोनॉमिकल कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ये जो ECTA एकता, है ना, ये जो अभी अभी आपका फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट जो होने वाला है, इसके लिए बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यूएसए से क्वेश्चन बना हुआ है, चीन से क्वेश्चन बना हुआ है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, तो मे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बस इसके रिगार्डिंग। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जिक्र ना करे तो एकता पूछ ले, यानी कि इकोनॉमिक ECTA के बारे में पूछ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन चांसेस बनते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं, दिमाग में क्या आ सकता है कि ECTA इंडिया की जो आर्थिक जो स्थिति है, या क्या बदलाव आएगा इंडिया के आर्थिक जो इकोनॉमिकल कंडीशन में, किस तरीके के जो बदलाव है जो चेंजेस है वो आएंगे, एक ऐसे इस टाइप के डायमेंशन होगा। दोनों देश के बीच में जो संबंध है और वो किस तरीके से नया एक एक बोल सकते हैं पॉइंट एक निकल के आएगा, यानी क्या कुछ नया होने वाला है ना। तो नया मतलब जो जो आपके इसके फीचर्स होंगे कुछ कुछ वो हम बताएंगे। इन दोनों के बीच में किस तरीके से व्यापार बढ़ेगा, क्या नहीं होगा, क्या इंडिया का फायदा होगा, क्या उनको फायदा होगा, यही बदलाव होगा ना, ये हो गया। और उसके बाद में अगर ये भी बोला जाए कि ECTA जो है ना, ये क्या सच में इतना प्रभावी होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध है वो इसको सुधार सकता है। वैसे हम लोग के बीच अच्छा एक रिलेशन है, लेकिन माना ये जा रहा है, क्योंकि इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकास एक विकसित देश है। तो भारत के लिए और ये जो स्टेप्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, ठीक है, स्वतः मुक्त व्यापार जो बोलते हैं ये नीति है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता बोलते हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। लेकिन इस एग्रीमेंट में इंडिया जो है ना पहली बार ऐसा कंट्री है जो कि विकसित देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो ये एग्रीमेंट वो साइन किया है।
तो क्या इसके पहले साइन नहीं किया? साइन तो पहले भी किया है, लेकिन ये सारे जो कंट्री थे या तो लिस्ट डेवलप्ड या तो डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश थे। लेकिन अभी जो ये जो चीजें हुई ना, ईसीटी है, ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, यानी मुक्त व्यापार जो समझौता होता है, ये संधि वही है, लेकिन ये विकसित देश के साथ में। तो विकसित देश के साथ में पहला भारत ऐसा कंट्री बन चुका है, मतलब पहला भारत है, और भी लोग हैं, लेकिन भारत के लिए पहला ये डील है, पहला ये देश है जो कि विकसित देश है, हम लोग ने ये चीजें साइन की है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, वो या क्वेश्चन उठ रहा हो सर ये हम लोग यूएसए से भी तो साइन कर सकते हैं ना, यूएसए साइन करेंगे ना तो हम लोग नुकसान में चलेंगे, क्योंकि यूएसए देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर बैलेंस तरीके से हो तो चीज़ें सही चलती है। हम लोग अगर क्या करते हैं, चाइना के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, तो फ्री ट्रेड में क्या होगा, वहाँ कंपनी धड़ल्ले से यहाँ आएगी। तो ऑस्ट्रेलिया एक मान के चल सकते हैं कि उसका एक पोर्शन में, यानी ईस्टर्न जो पूर्वी पार्ट है वहीं पर लोग रहते हैं, और करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग जो NRI जो कहलाते हैं, ठीक है, जो बोल सकते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। तो एक इंडिया का एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि वहाँ पर NRI बन के वहाँ पर स्टे किया हुआ है। एक प्लस पॉइंट ये भी है। आते कुछ पॉइंट यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से जो हाईलाइट्स हैं, की हाईलाइट्स इस ECTA में, इकोनॉमिकल कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट में, कुछ हाईलाइट्स जो कि अच्छी बातें की गई है। तो इसमें कुछ कुछ अच्छी बातें हम बात करते हैं, उसके बाद हम बुरी बातें में बात करेंगे। एक अच्छी बात ये कि अब जो है ना 100% टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी पॉपुलेशन ये भी क्या होता है, जब भी आप एक देश का सामान दूसरे देश में कोई अगर जा रहा है बेचने के लिए, है ना, उसको सेल करने के लिए, तो दूसरे देश का जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो तो चाहेगी भैया आप यहाँ पर फ्री फोकट का, आप यहाँ मेरे यहाँ पर आगे अपनी सामान को यहाँ बेच रहे हैं, तो हमें भी कुछ तो बनना चाहिए ना, मेरा भी कुछ फायदा। तो जिससे आप बोलते हैं ना अपना सेल्फ प्रॉफिट, तो सेल्फ प्रॉफिट इसका ही बनना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने टैरिफ वर्ड यूज किया। टैरिफ सुनने में लगता है कि ये बड़ा तमीज वाला वर्ड है ना, लेकिन वही है, हफ्ता वाला चीज बोल सकते हैं कि भैया आप यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहे हो, यहाँ पर गोलगप्पे बेच रहे हो, तो हमें हफ्ता दो, है ना। तो वही यहाँ पर हफ्ता ही है, लेकिन ये बड़े बड़े देश के बीच में होता है, छोटे मोटे देश बोल, इंटर जो नेशन है, इंटर कंट्री बीच में होता है, या दो देश के बीच में होता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो टर्म यूज किया टैरिफ या इम्पोर्ट ड्यूटी, सुनने में लग रहा है बहुत अच्छी कोई बात होगी, कुछ अच्छा जो कुछ यहाँ कुछ खाने पीने की चीज मिल सकता है, ये ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी मतलब ये टैक्स ही है। तो ये जो टैक्स है ना, अब ऑस्ट्रेलिया जो है ना, हमारे इंडियन, अब ध्यान सुनिए क्या क्या बदलाव, दो चीजें मुख्य रूप से बदलाव हुआ है इंडिया के हर एक गुड्स पर, इंडिया के हर एक सामान पर, हर एक सामान हम बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, बिस्किट से लेकर आपका एक सुई तक क्यों ना हो, हर एक सामान पर जो टैरिफ है वो 100% फ्री कर दी गई है। 100% टैरिफ फ्री कर दी गई है। अब इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। और ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इंडिया के लिए बताइए, इंडिया ने किया है, लेकिन इंडिया ने 70% टैरिफ को माफ किया है। कुछ 30% जो भी गुड्स है उसके ऊपर 30% जो टैरिफ है वो लगने वाले हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे तो मतलब दोस्ती बिगड़ सकती है, बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सी चीजें ना पूरा एक नेगोशिएशन हुआ है, अच्छे तरीके से प्रॉपर डिस्कशन हुई है, उसके बाद ये जो परसेंटेज यहाँ तक पहुंचा गया है। ऐसा नहीं कि मतलब आप डील नीलामी जिससे होता है ना, बिडिंग करते हो कि 100 सामने 70, ऐसे नहीं हुआ है, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग से चीजें डेवलप हुई है। तो 70% जो सामान है, यानी 70% पर इंडिया इसको छूट देगा, इसको शुल्क फ्री करेगा, लेकिन यहाँ पर 30% में इंडिया जो उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेगा ऑस्ट्रेलिया के सामान पर, ठीक है। मतलब आपको लग गया कि बराबर तो नहीं है। ये दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर हम अगेन करें, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या कौन सा है इस लाइन पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों कंट्री बीच में कुछ इक्वल चीज़ें नहीं हुई, कि इक्वालिटी पे काम नहीं हुए, कुछ समानता यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि टैरिफ इम्पोज 100 है, एक 70 है। तो दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी स्टेम, कल भी हम शायद कल ही परसों हम बात कर रहे थे मैगजीन क्लास में, स्टेम, स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। ये जो चार वर्ड है, ये जो चार की वर्ड, यानी कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ लेते हैं, साइंस से आपका फिर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ध्यान सुनिए, उनका जो वीज़ा है, अब क्या होता है कि अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो आपका जो वीज़ा का जो टाइम पीरियड होता है, वैलिडिटी, वो आपका जब तक आपका कोर्स है तब वहीं तक होता है।
है ना। इसके बाद आप जॉब के लिए अलग से वीज़ा अप्लाई करते हैं और सभी वीज़ा का जो एक टाइम पीरियड होता है। अब जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो चाहेंगे ना कि हम वहाँ से पढ़े, तो हमें भी जॉब वहीं पे मिले, है ना। बहुत लोग चाहते हैं, जो लोग खासकर अब्रॉड पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है वहीं पर लग जाए। और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि उनके लिए मिनिमम 1.5 से लेकर 4 साल तक, मिनिमम मिनिमम हो गया 1.5 साल, मैक्सिमम 4 साल तक, ये 4 साल तक जो है ना, ये जो है ना अध्ययन के बाद का कार्य वीजा, जो वर्क का जॉब करने का जो वीजा है, ये एक्सटेंड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर एग्री कर दिया कि यस, ये हम कर देने वाले हैं उनके लिए, जो वहाँ पर जो इंडिया से जो बच्चे पढ़ने गए, अब्रॉड पढ़ने गए ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव, एक अच्छा स्टेप है यहाँ के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये पता है ये किस लिए हम बोल रहे पॉजिटिव। इंडिया में अभी जो है ना बेरोजगारी, एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा एक इशू बन के निकला है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो उसी बीच में अगर इस तरह की खबरें निकल के आती है कि आप वहाँ पढ़ लिए, आप जॉब के लिए इंडिया आ रहे हैं, तो उससे अच्छा वहीं जॉब कर लीजिए, कुछ तो जॉब तो मिल जाएगा ना कम से कम। वो लोग इंडिया आएंगे तो किसी की जगह का तो जॉब लेंगे ना, इससे अच्छा आप वहाँ जॉब कर लो। और यहाँ पर जो है ना, जो लोग यहाँ के हैं उनको जॉब मिल जाएगा, मतलब कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएगी। बस जॉब जो एक बोलते हैं प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका जो बर्डन है सरकार को, ये कम होगा, इसलिए हमने कहा ये अच्छा एक पॉइंट है। अब दोनों जो ये हो गया यहाँ तक का, दोनों के बीच का एग्रीमेंट। कुछ पॉइंट हम बेसिक बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि दोनों प्रदेश के बीच में पहले हम ये बात कर लेते हैं, दोनों देश के बीच में सहयोग या कॉपरेशन किस तरीके से है। दोनों देश के बीच ना आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों देश बहुलवादी जो मूल्य है ना, बहुलवादी मूल्य को साझा करते हैं, यानी कि दोनों देश जो प्लूरलिस्टिक जो वैल्यूज हैं, क्या होता है प्लूरलिस्टिक, मतलब ये लोग विश्वास रखते हैं डेमोक्रेसी पर, ये लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर, कि लोकतंत्र से, यानी कि यहाँ भी पार्लियामेंट सिस्टम है और यहाँ पर भी जो लोग हैं, मतलब ये मानते हैं कि लोकतंत्र एक बहुत एक बेस, एक पिलर है, जो कि डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, जो एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्लूरलिस्टिक वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, या फिर हम ये कह दें कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिंगल आइडेंटिटी के लोग ही हैं। जैसे इंडिया में क्या है, मतलब प्लूरलिस्टिक हम जब बोलते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ मल्टीपल्स रिलीजन्स है, कास्ट है, डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है, और इस विविधता में हमारे पास में सबके लिए कुछ न कुछ संविधान में भी और कानून में भी जो बोल सकते हैं प्रावधान है, जो भी प्रोविजंस हैं। और इसी प्रोविजंस को कहीं न कहीं यहाँ पर भी देखा जा सकता है, और उसी के लिए हमने ये वर्ड यूज किया, प्लूरलिस्टिक वैल्यूज यहाँ पर भी है ना। संसदीय लोकतंत्र अभी हम जस्ट बोल चुके हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, राष्ट्रमंडल परंपरा, यानी कि ये हुआ कि कॉमनवेल्थ का पार्ट हम लोग भी थे 1949 तक। ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में ये भी आपका कॉमनवेल्थ का ये पार्ट रहा, ये ऑस्ट्रेलिया, तो उस सीक्वेंस में हम लोग थोड़ा सा कॉमन वैल्यू शेयर कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर है कि पीपल टू पीपल टाइज, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया के बीच में पीपल टू पीपल टाइज को भी दिखाया जाता है, लोगों के बीच में एक इंट्रैक्शन, लोगों के बीच में जो एक, क्योंकि यहाँ के भी लोग 7 लाख, हमने बात की 7 लाख के आसपास के लोग वहां पर रहते हैं एज ए NRI, कुछ लोग परमानेंट भी वहीं पर सेटल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंट्री बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब दोनों के बीच में जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी आर्थिक स्थिति है, इसको देखते हुए कुछ चैलेंज तो आने वाली है। इंडिया को के बारे में ये बोला गया है कि इंडिया कोल, यानी कोयला बोलते हैं ना, बड़ा यहाँ पे यूज इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक जीवाश्म ईंधन बोल सकते हैं, तो इसका यूज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया यहाँ पर एक फ़ायदा अभी ये होगा, इस एग्रीमेंट जो अभी हुआ है, ठीक है, और जो पास भी जो इम्प्लीमेंट होगा, इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा ये होगा, गिना चुना फ़ायदा हम दिखाना चाहते हैं कि एक तो हम ये बोल चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा चीज़ की कोयले की जो आपूर्ति थी, कोयले की जो लैक ऑफ जो यहाँ पर ये कोयला था, वो भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में, सॉरी, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंडिया कोयले का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, आयात करने वाला। और 50% मानते, ये भी मानते हैं, डेटा ये कहता है कि 50% जो हमारा एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कोयले से उसका उत्पादन होता है, बनती है। ठीक है। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 2030 तक काम कर रहे हैं कि 500 गीगावाट तक हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी वो उत्पादन करें। लेकिन अभी तक चीज़ें पूरा फुल फ्लेज तरीके से अभी अचीव नहीं हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ये भी बात किया विंड एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी को लेकर नॉर्वे और हमारी कंट्री बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ याद आ रहा है।
तो ऐसे कुछ पॉइंट आप ऐसे कभी रिकॉल करते हैं ना, कुछ पॉइंट पढ़ते तो रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा जो पॉइंट है सर ने पढ़ाया है। वैसे हम क्लास में तो बोल देते हैं, लेकिन आप भी कुछ कुछ दिमाग रिकॉल कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी से हम लोग ये भी बात की थी कि ओनली 39% के आसपास में हम लोग अभी तक रीन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा से हम लोग ये बना चुके हैं, तो बहुत कम है। सोलर एनर्जी से हम लोग ऊर्जा को हम लोग कोशिश करें 500 तक मैक्सिमम पहुंच जाए, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, तो ये भी हमने देखा। तो ये कुछ कुछ हमने पॉइंट रखा जो दोनों देश के बीच में है, और वही सब चीज़ें हमारे दोनों देश के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल जो रिलेशंस है वो इम्प्रूव हो, डिफेंस की रिगार्डिंग रिलेशंस इम्प्रूव हो। दोनों देश को कहीं देखा जा सकता है कि मल्टी जो लेटरल जो फोरम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, यानी कि क्वाड हो गया, क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ में रहते हैं। फिर आपका एक हो गया क्या बोलते हैं उसको, ईसीटी तो हो गया, है ना। फिर आपका अ, अभी आपने रिसेंटली देखा हो कि सप्लाई चेन रेजिलियंस सिस्टम, है ना, ये भी आप बात किए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यानी कि ये हम शायद कुछ दिन पहले भी मैगजीन क्लास में बात कर चुके थे कि जिस कंट्री के पास में वो जो गुड्स वो सामान है, ठीक, वो चीज़ें रिप्लेस करेगी, चाइना को हम लोग यहाँ साइड करेंगे, और वही चीज़ें जो हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसको हम लोग दोनों कंट्री से डिपेंड कर देंगे, यानी आपस में चीज़ों को बांट बांट के चलेंगे। ये हमने बात की थी। तो ये भी आप इस चीज़ को यहाँ लिंक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उससे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा मैप में दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन कुछ इस तरीके से है। ये कोरल सी यहाँ पर हो गया, कोरल रीफ बैरियर, यहाँ से ये ना पूरा कोरल सी, यहाँ वही कोरल सी में आपका कोरल रीफ बैरियर है ना, सबसे जो बोलते हैं प्रवाल भेदी जिसको हिंदी से, वो यहीं पर है। इसके नीचे आपका तस्मान सी हो गया, तिमोर वाला ईस्ट तिमोर हो गया, इंडियन ओशन इधर हो गया, साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, ओशियनिया इधर हो गया, छोटे मोटे आइलैंड कंट्री इधर हो गया। तो ये सारे इसके पार्ट हो गए, इंडोनेशिया ऊपर हो गया, या साउथ एशियन कंट्री आपके ऊपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी हम बात करें तो ये मतलब इसके इस पोर्शन में ना, इसका जो भौगोलिक जो एरिया है, जो टेरेन बोलते हैं ना, ये हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं के बराबर रहते हैं, लोग जो रहते हैं वो इस पोर्शन में, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, आपके साउथ ईस्ट में, ये वाला पोर्शन। ठीक, चलिए आगे। एक करंट में एक बहुत अच्छा एक इशू आया था, और ये आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में था, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयोग के बारे में था। ये आपका पॉलिटी के पार्ट है, और पॉलिटी में जो बेसिक है आपने आई होप की पढ़ाई होगा, तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन का टॉपिक, अगर इसको पूरा करेंगे तो हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर भी हम लोग बेसिक बात करते हैं, बैलेंस संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग हर एक टॉपिक में, कि बेसिक बेसिक का जो पॉइंट है ये आपसे कम से कम मिस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ जो पॉइंट यहाँ गिवन है भारत चुनाव आयोग के बारे में, ये क्या चीज है देखिए। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कॉन्टेक्स्ट है लिखे नहीं है, जीएस पेपर 2 में आएगा ये। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में ये बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं चुनाव आयोग, दो दो में होते हैं ना, इसको लेकर इसको लेकर इन्होंने ये कहा कि इनके जो कार्यकाल है, इनके जो समयावधि बोल सकते हैं या फिर कार्यकाल बोल सकते हैं, 6 साल होता है ना, 6 साल या 65 साल, 6 साल या 65 साल कंप्लीट करने में, दोनों में से कोई एक पहला अचीव हो जाए, पूरा हो जाए, ये होता है। आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा, बेसिकली ये बहुत आसान टॉपिक है, तो बस आपको थोड़ा लिंक कर दे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि उन्होंने ये कहा कि इनकी जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, ये पूरा करने से पहले ही इनको सरकार हटा दे रही है। एक सवाल, इसके बाद आजादी पर, यानी कि इसके इंडिपेंडेंस पर, इसके बोलते हैं ना कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पर हम इसको देख नहीं पाते कि आपका इंडिपेंडेंट बॉडी है कि नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाया कि इसके इंडिपेंडेंट के ऊपर, आजादी के ऊपर, दूसरी बात इसके टाइम पीरियड को लेकर, इसके कार्यकाल को लेकर, कि भैया इसका टाइम पीरियड तो रहने दीजिए, कम से कम 6 साल, तो आप पहले क्यों। ऐसा भी देखा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग के साथ में जो दो लोग और रहते हैं चुनाव आयोग, तो उनकी जो टाइम पीरियड है, उनकी जो कार्यकाल है ना, ये किसी किसी टाइम में ये भी देखा गया कि 1 साल तक भी वो नहीं रह रहे हैं, 1 साल से के पहले वो उसको हटा दिया गया है।
मतलब जो स्टेटमेंट बोला गया बहुत सारा लंबा रिपोर्ट्स है उसमें, ये बोला गया 1 साल के पहले भी उसे हटा दिया गया है। ऐसे भी चीज़ें सामने आई है। अब इसको लेकर इनकी जो आज़ादी है, इनकी जो इंडिपेंडेंसी है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, इनके टाइम पीरियड पर, इनके कार्यकाल पर, इनके जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इतना ही है। लेकिन कुछ बेसिक बातें हमें, क्योंकि दोनों का बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुख्य चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग है ना, इसे जो बनाया गया था, कुछ चीजें 1950, डेट 25 जनवरी। और अगर आपको याद दिला दे कि प्रियम्बल में, या फिर छोड़िए उतना छोड़िए, आपको याद दिला दे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट होता है, कम इन टू द फोर्स। ओके, कम इन टू द फोर्स यानी कि उस समय जितने भी मैक्सिमम जो आर्टिकल्स थे वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होता है। कुछ आर्टिकल्स तो पहले हो चुके थे, जैसे सिटीजनशिप का, नागरिकता का जो आर्टिकल्स है ना, कुछ कुछ आर्टिकल्स पहले हो चुके थे। 26 नवंबर 1949 को, जब प्रियम्बल की ड्राफ्ट जब पूरा बन चुका था, है ना। फिर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा। अब प्रियम्बल की जो पूरा प्रस्तावना है, इन प्रस्तावना जो बोलते हैं, इसको आप पूरा कॉन्टेक्स्ट याद कर लीजिए। हमने तो इंग्लिश से याद किया, ठीक है, हमें हिंदी से कुछ कुछ वर्ड, हिंदी से हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वर्ड को बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश में पूरा याद है, ठीक है। वैसे हम बोलते रहते हैं जहाँ मौका मिलता है, अभी हम अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं आप बोलेंगे सर अपना जलवा क्यों दिखाते हैं। ये हो गया। फिर भी अगर सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे, आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है। इसे थोड़ा झलक से सुना देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to all its citizens, to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, belief, expressions। ये करते हुए हम नीचे तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा है, ठीक है, ये चलते फिरते चलता रहता है। तो ये आपको मालूम है कि चुनाव आयोग का जो पार्ट है, ये आपका पार्ट 15 में अनुच्छेद की बात करें 324 से लेकर आपको 329 तक में, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का आर्टिकल, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आर्टिकल 329 में क्या बोला गया है? ऐसे तो कुछ कुछ आर्टिकल्स याद तो होना चाहिए, लेकिन 329 में क्या बोला गया है, ये आप शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस, कि आपने क्या लिखा है। एक सवाल यहाँ पे, एक अधिनियम है, और ये अधिनियम यहाँ निकल के आ रहा है, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989। ये जो अधिनियम है, ये बेसिकली क्या कहता है, इस अधिनियम में ये चीजें गिवन है कि चुनाव आयोग के जो टाइम पीरियड, चुनाव आयोग के जो कार्यकाल, चुनाव आयोग के जो और भी जो मेंबर होंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बात करें संविधान में बेसिकली ये चीज गिवन थी कि इसकी जो योग्यता, इसकी जो क्वालिफिकेशन, इसकी जो टाइम पे अवधि, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये चीजें बाद में ऐड की गई, यस ये बाद में ऐड किया। यानी जब संविधान में, जब ये इस टाइम में, जब ये आयोग बनाया गया था, तो उस वक्त ये चीजें ध्यान रखी गई थी कि इसके अभी तो 2 मेंबर इसके पास होते हैं, है ना, चुनाव के, तो दोनों मेंबर में उस समय ये डिसाइड नहीं थी। बाद में इसको डिसाइड किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और इससे पहले भी इसे हो गया था, ठीक है। ये इसे अधिनियम संशोधन हो रहा है, ठीक है, संशोधन करके कुछ चीजें बदलाव की जाती है, लेकिन इसके पहले भी हो चुका था। यानी कि संविधान में चीजें लिखी हुई नहीं थी किसके बारे में, योग्यता अवधि के बारे में। जो हमने कहा ना 6 साल है, 65 आपके 65 साल तक में, ये वाला चीजें संविधान में नहीं है। और यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से पूछती है आपसे कि ये जो चीजें है ना, योग्यता और इसकी अवधि, ये हमारे संविधान में दी हुई है, स्टेटमेंट ये दे दिया गया। और कहीं क्या जब ये पूछती है तो और आपसे स्टेटमेंट इस तरह की होता है कि आप उसको देख के लगे कि हाँ ये हो सकता है, ये तो पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर होगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज में डिस्कस नहीं की, क्योंकि इसमें हम लोग जो बेसिक पार्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट उसको समझा दिया। बाकी चुनाव आयोग के बारे में पॉलिटी में आपने तो पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, और हाँ हो जाएगा, टाइम है वैसे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये क्या होता है? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज, या बोल सकते क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, हर एक इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इंडेक्स से क्वेश्चन हम छोड़ते नहीं है, कोशिश करते हैं कि इंडेक्स वाला क्वेश्चन से यहाँ पर आपको बना के दे दे। एक सवाल निकल के आता है कि जब भी इंडेक्स से क्वेश्चन आए तो क्या उसको पहले का करना चाहिए, इन 2021 से कर ले, या 22 से करे, या 23 में आपका जैसे एग्जाम होगा। अब 23 में जब एग्जाम होगा तो आपका 5 महीना करीब करीब, क्योंकि 28 मई को होने वाला है, तो 5 महीना करीब 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 आपका मतलब हो जाएगा। तो क्या उस टाइम में जो इंडेक्स होगा, उस टाइम में जो इंडेक्स होगा वो तो बताएंगे। ये आपका लेटेस्ट है, इसको क्यों ना करें। हाँ आप ये बोल सकते हैं सर ये जून से पहले का या मई से पहले का, 2022 की बात करें, इसका छोड़ दें। हाँ छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स का।
ओनली इंडेक्स का, ठीक है। ऐसे पहले का भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ये मानना चाहता है कि आप 1 साल का करंट अफेयर्स कर लीजिए, बहुत है। और जब ये प्रीलिम्स सामने आए तो हम लोग इसके क्वेश्चंस करवाएंगे भी, हम लोग पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स के पीआईबी करंट अफेयर्स वो आपके मैराथन करवा के पूरा क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग, और थ्योरी पोर्शन भी करवाएंगे रिवीजन फॉर्म में। तो जीएस पेपर 3 का ये पार्ट है, इन्वायरमेंट का ये पार्ट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2023 में भारत 8वें स्थान पर है। तो ये अच्छी बात है, ये तो प्लस बात है कि अगर किसी का रैंक अच्छा है, यानी परफॉर्मेंस में रैंक अच्छा होना ये बहुत अच्छी बात है। तो 8वें स्थान पर है। पहले में कौन है, हमें क्वेश्चन निकल सकता है। पहले में कोई नहीं है। अब इनसे ये तो मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया, पहले में कोई नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस का कुछ क्राइटेरिया था, कुछ पैरामीटर था। अगर वो पैरामीटर को कोई फुलफिल नहीं कर पाया तो फर्स्ट रैंक किसी क्यों मिलेगा। अगर हम ये कहें कि जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि जिसका कट ऑफ वो डिपेंड करता है, कट ऑफ जिस तरीके से है। अगर मान चलिए कि यूपीएससी जो फाइनल जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स जो है ना, मार्क्स की हम बात करें, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसका है वो हो गया रैंक 1, यही होता है ना। तो रैंक 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि किसी ने अगर 80 मार्क्स नहीं लाए 80 तक, तो ये रैंक 1 80 जो लाएगा उस पे ऊपर ये रैंक 1 का जो टैग वो लगने वाला है। अब किसी ने 80 जो मार्क्स वो लाए नहीं, तो क्या होगा, जो 80 मार्क्स नहीं लाया, सिंपल सी बात है, रैंक 1 कोई होगा नहीं। तो यहाँ पर रैंक 1 2 3 ये पूरा खाली है। रैंक 4 से स्टार्ट है डेनमार्क का। तो डेनमार्क का कुछ ऐसी भी कंट्री जो कि रैंक 4 5 6 7 तक वो लाए, 8वें में इंडिया का पोजीशन है। तो आपको बस ये आइडिया लेना है कि बस इस इंडेक्स में कोई फर्स्ट नहीं आया। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, अब ये बात करते हैं। सीसीपीआई 2022 में भारत 10वें स्थान पर है। देखिए, अगर हम ये बोले कि ये 23 का निकाला गया अगले साल का, और जो 22 का निकाला गया, पिछले साल का रिकॉर्ड देख के निकाला गया था। तो 23 वाला यानी कि इसमें एडवांस में चलता है, 23 का पहले निकल गया, तो इसको तब कर लेंगे पहली बात। तो पिछले साल की हम बात करें, पिछले साल में तो ये 10वें स्थान पर था, यानी कि अभी जैसे 22 चल रहा है तो 23 का निकाल लिया, है ना। कि परफॉर्मेंस किस तरह निकालते कि किस तरीके से जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो परिवर्तन है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से जो स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या स्टेप्स लिए गए। अब ये ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आज ही के लिए, वो मे बी अगले साल भी वो चीज़ें चलेगी, या अगले साल के लिए होगी। तो उसको देखते हुए कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से कानून बनाए या कौन कौन से गाइडलाइंस इशू किए, क्या स्टेप्स, क्या इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियां हैं, इसके ऊपर कितना, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, अब इस साल बन गया, तो अगले साल क्या नहीं बनेगी। तो वो चीज़ें अगले साल के लिए जुड़ेगी। तो 2023 कैसे निकालता है, ठीक है, इसलिए 23 लिखा गया। 22 में 10वीं में था, लेकिन 2 रैंक इंप्रूवमेंट हुआ है। अब आते हैं कि ये जो इंडेक्स है सीसीपीआई का, ये कौन रिलीज करता है, कौन इस इंडेक्स को जारी करता है। 3 लोग यहाँ पर, एक तो जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये हो गया, और एक आपको क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये आपका एनुअली हो गया, नाम ही ऐसा है, सालाना, ठीक है। 2005 से ये स्टार्ट किया हुआ है ये इंडेक्स रिलीज करना, और ये आज तक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग यहाँ पर है। आप इसको याद ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको बस एग्जाम में रिकॉल करना पड़ता है कि ये है कि नहीं था, क्योंकि और एग्जाम में मेंस में ये लिखना नहीं पड़ता है। तो हम पहले बोल देते हैं कि इसको मेंस के लिए चाहिए, इसको प्रीलिम्स के लिए चाहिए। तो आप खुद सोचिए, प्रीलिम्स के लिए आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो पूरा नाम याद आपको नहीं करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जर्मन वॉच भी 3 कर दीजिए, ठीक है, 3, और एक जर्मन वॉच याद तो रहेगा, ठीक है, इसको कर लीजिए जर्मन वॉच। बाकी के लिए आप अपने तरीके से मतलब आ, कुछ भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बस आपको दिमाग में वहां पर देखना कि ये था कि नहीं था, रिकॉल करना है, ठीक। नेक्स्ट में कुछ पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए, ये अगर इंडेक्स जारी करता है तो इसका में जो उद्देश्य है, जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो 2 मोटो है। क्या मोटो है कि ये जो है ना, इनहेंस करता है, क्या इनहेंस करता है, जो पारदर्शिता है, इनकी ट्रांसपेरेंसी है, और जो कंपैरिजन है, करें हम कर दिया ना, जो तुलना है, ठीक है, और पारदर्शिता, ठीक है, इसको ये कहीं ना कहीं इनहेंस करता है, इसको बढ़ाता है। कैसे, अगर मान चलिए कि अगर इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, या और कोई कंट्री लेते चल एग्जाम्पल लेते चाइना के लिए, अब इंडिया चाइना की, अब इसमें इस इंडेक्स में कहीं न कहीं तो रैंक होगी,
अब आपको चाइना नहीं जानना है कितना रैंक, लेकिन नीचे है, ठीक है, इंडिया के नीचे है। अब इसके जरिए कहीं के कंपैरिजन हो गया कि इस रैंक में जो रैंक आया है, अब इसके लिए इंडिया ने कहीं के अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक कंपैरिजन हो गया दोनों देश के बीच में, यानी एक वो बोल सकते हैं एक तुलना हो गया कि इंडिया ने अच्छा बेटर स्टेप्स लिए, खासकर क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन की दिशा में, एक कंपैरिजन हो गया। ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है कि यस इन्होंने लिया है, और ये मेंशन कर देते हैं कि इंडिया ने ये स्टेप्स लिया है, तो पारदर्शिता भी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब इसमें भी नेपोटिज्म चल रहा है, भाई भतीजावाद, कि ये मेरा सगा वाला है तो इसको हम देते हैं रैंक 8, ऐसा नहीं होता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी होती है, उसमें प्रॉपर तरीके से बोला जाता है कि यस यहाँ पर इंडिया ने ये स्टेप्स लिए हैं, और इतना स्टेप्स नहीं, बाद में ये इम्पैक्ट हुआ है, इतने प्रभाव ये हुए। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया कि ये इंडिकेट करता है या ये संकेत देता है किस चीज का, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। अपने इंडेक्स के जरिए इन्होंने ये भी शो करता है कि जिस कंट्री में इंडेक्स के रिगार्डिंग चीज जो सर्वे हो रही है, उसमें कितने ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो रिलीज किए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ये जो GHG है, उत्सर्जन कितना हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके पीछे, उसको एब्जॉर्ब करने के पीछे कितना काम हो रहा है। वैसे इंडिया का टारगेट जो है ना 2070 तक में, इस इंडिया का जो कार्बन नेट न्यूट्रलिटी है, यानी कि नेट जीरो एमिशन की बात करें, नेट मतलब क्या हुआ, जितना कार्बन एमिट करे, उत्सर्जन करेगा, उतना वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो इसका टारगेट इंडिया का 2070 तक में है, चाइना का 2060 है, USA का 2050 तक में है। इंडिया थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया इसके जो स्टेप्स हैं वो कहीं न कहीं बाकी डेवलप्ड कंट्री से और भी बेटर है, ये हम कह सकते हैं। अक्षय ऊर्जा यानी कि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति, ये क्या पॉइंट है, देखिए ये फोकस करता है कि किस कंट्री में, इसकी बिहाफ में जो देश है उन्होंने स्टेप लिया है या नहीं लिया है। वो देखता है कि अक्षय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उत्पादन की जाती है, उसकी बिहाफ में, उसकी रिगार्डिंग कुछ काम हुई नहीं हुई, तो ये रैंक कम करते हैं। ऊर्जा का उपयोग यानी कि वो ऊर्जा का जो उपयोग है वो कितना कम भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप ऊर्जा का तो उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप जो उसका उपयोग है वो भी आप ज्यादा कर रहे हैं, ये भी चीजें देखी जाती है। जलवायु नीति यानी कि आप क्लाइमेट के लिए रिगार्डिंग कुछ नीति जो पॉलिसी क्या आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आप बना रहे हैं तो चीजें आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव होती है। तो इस बिहाफ में ये तीन आपके इंडिकेटर हैं, और इसके बिहाफ में चीजें एनालिसिस की जाती है और फिर आगे प्रोसीड की जाती है। और लास्ट में है ये पॉइंट, देखिए अभी हमने आपको कहा ना कि पहले के 3 पद खाली है ना, तो पहला का 3 स्टेप्स ये खाली है पूरा, ठीक है। तो ये रहा पूरा इसके बारे में। ये आर्टिकल्स हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ये वाला कल करेंगे, ये मेरे पास आर्टिकल्स थे, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम को भी देखना पड़ेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स थे तो ज़्यादा काम कर लिए। हाँ, ये रहा आपका सिलेक्शन मेला, ठीक है, 75% डिस्काउंट जो है ना, ये अभी आपके पास ये 27 तक में है, ठीक है, 27 यानी कि आप कह सकते हैं कि आज ही तक ही है ना, 27 तक ही है। तो ये चीज को आप अवेल कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बुक्स हैं आपके रिगार्डिंग, आप यूपीएससी रिगार्डिंग, आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। कूपन कोड आपको एग्जाम 75 ये अप्लाई करना पड़ेगा ISPCs के ये कोर्सेज के लिए। कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है इसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो यूपीएससी IAS 2023 सर्वोदय जो फाउंडेशन बैच है, इसके जो अभी यहाँ पर जो प्राइस है, अभी रियल प्राइस, ये इसकी रियल प्राइस 19,999 है, यानी 1 टेट्रा 9 है। इसको आप एग्जाम 75 कूपन कोड जब यूज करते हैं तो ये चीज घट के आपको 75% डिस्काउंट मिलता है, और 4,999 में ये आपका हो जाता है। तो ये बहुत एक बोल सकते हैं एक मिनिमम एक शुल्क की तरह, फी की तरह बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी है, सेम आपका बैच है, लेकिन आप चाहते कि 1 टाइम पेमेंट ना कर सके तो उसके लिए 3 टाइम पेमेंट या 3 EMI की प्रोविजंस आपके पास में है ऑप्शंस। तो उसके लिए आपको 1,999 यानी कि 2,000 रुपीज पर मंथ लगेंगे 3 मंथ के लिए, सेम कूपन कोड है ना। और मंत्रा जो बैच है, NCERT मंत्रा, उसके रिगार्डिंग भी आपका 999 में चीजें अवेल हो जाती है, सेम कूपन कोड। आपके ऑप्शनल बैच जो PSIR है, इसके रिगार्डिंग भी ट्रू 999 जो कि वेद सर ले रहे हैं, है ना। फिर मोनिका मैम जो हिंदी लिटरेचर ले रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी जो कूपन कोड एग्जाम 75 सेम 2,999 में आपको जो ये कोर्सेस है ऑप्शनल के,
इतने मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होना, मेरा तो यही मानना है कि पूरे इंडिया में ऑप्शनल के जो क्लासेस होते हैं, आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल, हमें लगता है कि वो 5% है। किसी का 100% है तो वही 5% से भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद फिर ऑप्शनल बेस्ड ज्योग्राफी हो गया, जो कि अमन से ले रहे हैं 2,999 का। और ये रहा कुछ कॉम्बो बैच। ठीक है, कॉम्बो का हो गया जिसमें ऑप्शनल भी आपका है और फाउंडेशन बैच भी है। तो ये अगर ये चारों को लेते हैं तो कॉम्बो के तरीके से तो आप इसको 6,999 में इसको ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात कि यस, ये हो गया पूरा। तो यस, ये रहा एप्लीकेशन। आप लोग इसे कहाँ से लेंगे, तो ये एप्लीकेशन रहा। इस एप्लीकेशन में आपको प्ले स्टोर जाना है। ठीक है, वहाँ सर्च करना एग्जामपुर, और आपके पास एक इंटरफेस आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, और अपने नाम के रजिस्टर करने के बाद में ये जितने फीचर्स यहाँ पर गिवन है जो दिखाई दे रहे हैं, वो सारे फीचर्स को आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मोबाइल में, फोन में ही। ठीक है, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, या फिर फ्री पीडीएफ्स हो गया, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सिलेक्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन में। फिर भी कुछ डाउट होते हैं मन में, कुछ क्वेरीज होते हैं, तो आप उसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऊपर दिए नंबर पे। और कभी कॉल बिजी आता है, कभी नहीं लग पाता है ना, नेटवर्क इशू के कारण, आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन जो गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, और इस डिस्क्रिप्शन से आप कहीं ना कहीं आप अपने जो फेवरेट टीचर्स हैं, कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स जो है आप पूछ सकते हैं। अपने नाम को वहाँ कुछ बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप ये लिख दीजिए, और आपसे जो हमारी टीम है कांटेक्ट करेगी, और अपने फेवरेट टीचर से जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, चाहे जो भी हो, हम हो चाहे और भी जो फैकल्टी है, आप उनसे बात कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले अगली क्लास में। हाँ, फीडबैक देना ना भूलें इस क्लास के बारे में कि क्लास कैसी लगी। अच्छा बुरा फीडबैक दोनों आप दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।